नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम हिमाचल की बात लेकर हाजिर हैं। हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से आप लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ये असर डाल सकती हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सभी लोगों को ये जरूर कहना चाहेंगे कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर अवश्य करें और लाइक अवश्य करें। शेयर करें बड़े बड़े ग्रुप्स में और लाइक करें ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच पाए, क्योंकि सुबह का समय है, बहुत कम लोग इस समय पर जुड़ पाते हैं और बाद में कम से कम समय में उन्हें पूरे हिमाचल भर की सारी खबरें मिल जाए, वो हमें चाहिए होता है। तो लाइक लगातार करते रहें और शेयर बड़े ग्रुप्स में करें और हां, कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त किया करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आप लोग अपने विचार व्यक्त करें ताकि सभी लोगों तक बातचीत पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए जी, इससे पहले अब शुरू करते हैं हम ये सिलसिला। आप सभी लोग उम्मीद है कि शेयर जरूर कर चुके होंगे, लाइक का बटन आपने दबा दिया होगा, लगातार दबाते रहें और कमेंट में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। शुरुआत करेंगे आज हिमाचल प्रदेश में ओपीएस से। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले यहां पर एक बात साफ कर दी थी कि जो सरकारी कर्मचारी है उनका जो हक है ओपीएस, वो उन्हें वापस मिलेगा। संवैधानिक तौर पर उसको मंजूरी मिल भी गई है। अब उसके एसओपीज यहां पर बनाए जा रहे हैं, उसकी नोटिफिकेशन अभी यहां आएगी। लेकिन जो हमारे बीच में यहां पर जो मंजूरी मिली है उसके बाद फिलहाल के लिए अभी इस जनवरी की तनख्वाह की बात करें तो यहां पर हमारे बीच में अभी जनवरी की तनख्वाह में एनपीएस की किस्त यहां पर कटी है। पूरा मामला आप लोगों को बता देते हैं हुआ क्या है। देखिए, नॉर्मली जब आप ओपीएस पे अगर आप शिफ्ट कर गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एनपीएस आप पर नहीं लगेगा, लेकिन एनपीएस में हुआ क्या है, पूरा मामला क्या हुआ है कि जो हमारे बीच में इस बार की जो हमारे बीच में कर्मचारियों की पहली क्षमा चाहेंगे अपने जो यहां पर ओपीएस के 52 दिन बाद अभी लागू नहीं हो पाई है और 10 दिन में पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करने का जो वादा किया था वो सरकार ने वो अपनी साइड से वो पूरा कर दिया है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम का शेयर जो है इस साल इस महीने भी ये कटा है, यानी कि जनवरी की जो तनख्वाह है वो फरवरी में आती है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उस तनख्वाह में एनपीएस का शेयर भी कटा है। और कांग्रेस अपनी जो ओपीएस के बनने के बाद यहां 52 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी हमारे बीच में जो उसके एसओपीज हैं वो नहीं आए हैं, तो वो अभी तक दिक्कत यहां पर दे रहे हैं, इसलिए एनपीएस भी यहां पर कट चुका है। इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि विभाग जनवरी का वेतन और पेंशन बनाने के लिए सरकार के अगले आदेश का इंतजार यहां पर कर रहे थे कि भाई एसओपीज आएंगे, कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन वो अगले आदेश आए नहीं, स्थिति साफ नहीं हुई और पुराने दर्रे पर एनपीएस की कटौती कर ली गई। यहां पर ओपीएस का मुद्दा बहुत मुख्य रहा है कांग्रेस को यहां पर सत्ता दिलाने का, और उसी के साथ साथ अब यहां पर जो सत्ता लागू हो गई है, क्षमा चाहिए, सत्ता आ गई है और उसी के साथ ओपीएस भी लागू हो गई है, एटलीस्ट ऑन पेपर ये लागू हो गई है, लेकिन उसके अगले आदेशों तक यहां पर अपने आप से जो उसका वेट होता रहा कि भाई यहां पर बताया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो वेट यहां पर इतना चला कि इस बार ओपीएस जो है वो उसके बेस पर नहीं बल्कि एनपीएस का किस्त यहां पर काट ली गई। इससे हालांकि अभी तक इस तरह की कोई चीज हमारे सामने नहीं आई है कि कर्मचारियों में कोई रोष है, क्योंकि जब इतना इंतजार उन्होंने किया है तो थोड़ा इंतजार वो और कर सकते हैं, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उसी के साथ साथ यहां पर अब देखना यह होगा कि कब ये एनपीएस की हमारे बीच में जो एसओपीज हैं वो ओपीएस के एसओपीज जब कब आते हैं और उसके आने के बाद ही यहां पर स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है वो भी आप अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हम आपकी बात भी यहां पर सुनना चाहते हैं ताकि आप लोगों की बात भी यहां पर पता चलती रहे। एक बात यहां पर ये केवल ये मात्र हुआ है कि इस महीने से ओपीएस एक तरह से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ओपीएस इस समय पर शुरू नहीं हुई है। इस बार भी हमारे बीच में एनपीएस की किस्त काट ली गई है। यहां पर जो एसओपीज है उसके आने में देरी जो है उसका मुख्य कारण माना जा सकता है। चलिए जी, इसके बाद अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। अगली खबर हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से है। आप लोगों को यह बताना चाहेंगे, जयराम ठाकुर जी ने सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा है कि यह तालाबंदी की सरकार है, कि भाई सभी जगह जहां जा रहे हैं वहां पे ताला लगाने का काम कर रहे हैं और इस तरह का काम ये नहीं होना चाहिए। ये जो काम है वो यहां पर गलत हो रहा है। आप लोगों को फिर से बता देना चाहते हैं कि भाई हमारे बीच में, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसी सरकार आई तो उन्होंने जो पिछले 6-7 महीने के कार्यकाल में सरकार द्वारा जो बीजेपी की सरकार है उसके द्वारा जो भी कार्यालय यहां पर खोले गए थे उन पर ताला लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यहां पर कहा है कि ब्याज मुक्त कर्ज के लिए हिमाचल प्रदेश को प्रयास करना चाहिए और
कोसने से बात नहीं बनेगी कि अगर सेंटर को आप कोसते रहे उससे बात नहीं बनेगी। और यहां पर उन्होंने ये कहा है कि ये कब तक रोते रहेंगे कि लोन बहुत ज्यादा है और ऋण कम लिया है। आप लोगों को बता दें कि जयराम ठाकुर जी ने यहां पर यह भी साफ किया कि वर्तमान सरकार ने 1.5 महीने में 1500 करोड़ रुपए कर्ज ले लिया है और 1500 करोड़ और कर्ज लेने की वो तैयारी में है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार हर जगह पर ताला लगा रही है, कभी संस्थान बंद कर रही है तो कभी टेंडर में जो LOC तक बंद किए जा रहे हैं। यह तालाबंदी का काम बंद किया जाए, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने कहा है। और उसी के साथ यहां पर केंद्रीय बजट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर उन्होंने बधाई दी है कि केंद्रीय बजट बहुत अच्छा आया है। हालांकि बजट कैसा है उसके बारे में आप लोग ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का यह पहला बजट प्रस्तुत हुआ है और गांव, गरीबों, पिछड़ों और सभी वर्गों को मदद के रास्ते यहां पर तलाशे जा रहे हैं। उसी के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रास्ता भी तलाशेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन आप बताइए, जो आप केंद्रीय बजट है उससे आप कितने ज्यादा सेटिस्फाइड है, अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए। और हां, लगातार मैं कह भी रहा हूं और आपसे अनुरोध भी रहेगा कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त कीजिए। स्ट्रीम को 2-3 जगह पर बड़े बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते रहे। इसी के साथ अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। सरकार को तालाबंदी की सरकार बेशक यहां पर नेता प्रतिपक्ष ने बोल दिया है, लेकिन उसी के साथ सरकार द्वारा जो बेहतरीन काम किया गया है उसके बारे में भी यहां पर बताना जरूरी है। हालांकि एज ए पत्रकार हमारा ज्यादातर काम होता है कि सरकार की नीतियां पे जो आप लोगों के खिलाफ जा रही है उसके खिलाफ यहां पर आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को बताना कि भाई ये आप लोगों के लिए कैसे खराब है। लेकिन उसी के साथ यहां पर एक महिला, एक बेटी 26 साल की लड़की एक हमारे पास ये CM सुक्खू जी के पास पहुंची और उन्होंने, ये जो लड़की थी ये कुल्लू की थी और ये बुधवार देर रात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास पहुंच गई। करीब 11 बजे राज्य सचिवालय में उनसे मुलाकात के दौरान ये निराश्रित जो बेटी है उन्होंने सुक्खू जी को बताया, मुख्यमंत्री जी को बताया कि उनकी उम्र 27 हो चुकी है, लेकिन वो बालिका आश्रम में रहती है जहां पर 26 साल तक की उम्र के रहने की अनुमति है। ऐसे में अब उनके पास कोई सहारा नहीं है। बहुत अच्छी खबर है और इसे जरूर शेयर कीजिए, बहुत लोगों तक बहुत मदद मिल सकती है। उन्हें अब रहने के लिए कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है। तो पहले तो यहां पर मुख्यमंत्री जी ने उनके ऊपर अपना शॉल उड़ा दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई देखिए, इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए उन्होंने घोषणा की कि 15 घंटे के भीतर बालिका आश्रम में रहने वाली लड़की के लिए 26 से बढ़ाकर उम्र 27 कर दी गई, यानी कि 27 साल तक के लोग वहां पर रह सकते हैं। उसी के साथ 1 साल में यहां पर जो निराश्रित बेटियां हैं उनके लिए घर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि बालिका आश्रम में रह के अगर वो नहीं रह पाएंगी तो उनके लिए जो आशियाना है वो तैयार करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निराश्रित बेटियों के पास कोई ठिकाना नहीं है, उनको घर बनाने में मदद की जाएगी और उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार यहाँ पर कदम उठा रही है और उसी में ये यहाँ पर जो सरकार है वो इन जो बच्चे हैं उनको जो जगह भी देगी और यहाँ पर जो निराश्रित बच्चों के उत्थान का जो काम कर रही है उसके सुखाश्रय सहायता कोष बनाया गया है और उनके लिए यहां पर जगह भी मुहैया करवाई जाएगी और उसमें जो रहने की स्थान भी दिया जाएगा। अब सरकार ने जो ये ऐलान कर दिया है ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बढ़िया ऐलान है और इसमें जो निराश्रित बच्चियां हैं उन लोगों के लिए काफी ज्यादा आने वाले समय में बेहतर एक चीजें देखने को मिल सकती है। आप लोगों को बता दें, इन्हें धनराशि उपलब्ध करवाने के साथ साथ 4 बिस्वा जमीन देने की यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बात की है। काबिले तारीफ एक फैसला है, निराश्रित बच्चियां हैं और इसके लिए एक शेयर भी बनता है और इनके लिए यहां पर कमेंट के माध्यम से तारीफ करना भी बनता है। आप स्ट्रीम को भी जरूर शेयर कीजिए और लोगों तक भी यह बात पहुंच सके, जितना ज्यादा हो सके। बहुत बढ़िया एक स्टेप यहां पर सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट के माध्यम से आप भी यहां पर बता सकते हैं। और जैसे कि मैं आप लोगों से लगातार आग्रह कर रहा हूं, स्ट्रीम को लगातार लाइक करते रहे और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करते रहे और हो सके तो 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। उसी के साथ यहां पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहे सुख की सरकार है लेकिन उसको यहां पर खुश नहीं देख सकती, क्योंकि विपक्ष का टेक्निकली काम ही ये होता है। अब जो CPS जो 6 नियुक्त किए गए हैं उनके खिलाफ यहां पर, सरकार के खिलाफ यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसे CPS नियुक्ति को असंवैधानिक बोलते हुए यहां पर कोर्ट जाने की तैयारी में है। आप लोगों को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार में
पूर्व उप महाधिवक्ता नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि हिमाचल के मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति हाईकोर्ट ने वर्ष 2005 में असंवैधानिक बताते हुए रद्द की थी। तो इसका मतलब है कि इस बार भी यह रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने असम और मणिपुर संसदीय सचिव अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी कानूनी जंग यहां पर लड़ेगी कि जो सीपीएस है वो नहीं लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक राय बनाम असम सरकार मामले में 26 जुलाई 2017 को असम संसदीय सचिव अधिनियम 2004 को असंवैधानिक बताया था। और उसी बात पे आपको बता दें कि जो हमारे बीच में इस फैसले के बाद मणिपुर सरकार ने संसदीय सचिव जो अधिनियम है उसको 2012 को वर्ष 2018 में संशोधित किया और पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट की ओर से मणिपुर सरकार बनाम सुरजा कुमार मामले में इस अधिनियम को भी असंवैधानिक करार दिया गया। और उसी के साथ उन्होंने बताया कि हिमाचल में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने वर्ष 2005 में असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया था और अब ये जो हमारे बीच में ये भी असंवैधानिक है। लेकिन चलिए वो समय बताएगा जब कोर्ट पहुंचेगा, कोर्ट का क्या निर्णय आता है। लेकिन जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णय उनके बारे में यहां पर बताया गया है और वही यहां पर हमारे बीच में यह बात देखने को आ रही है। आप सभी इस चीज को जरूर शेयर जरूर कीजिए और आपके अनुसार यहां पर क्या है। निर्मल जी, मैं आपका कमेंट पढ़ पा रहा हूं, सड़क का भी मुद्दा है, अगर सड़कें नहीं तो बाकी सुविधाओं का फायदा नहीं। और लोगों को जिनके घरों में सड़क से 10-10 किलोमीटर है, सरकार आजादी के 75, अब एक्चुअली ये बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, अगर आप 75 साल की बात कर रहे हैं, बहुत लंबे सफर पे आया है और बहुत सड़कें बनी हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं समझ पा रहा हूं कि आपके यहां पर सड़क नहीं होगी और उसके लिए आप कह रही हैं, जहां जहां पॉसिबिलिटी है हम लोगों को यह भी देखना चाहिए कि भाई वहां पर सड़क बना दी जाए और बाद में जोशीमठ जैसे हालात हो जाएं। पर आपकी बात को यहां पर आगे रखा जाएगा और पता किया जाएगा। और आप जरूर 9882837038 इस पे आप व्हाट्सएप करके अपनी बात पूरी रख सकते हैं। आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा जी, सभी के सभी लोग, और कुछ नहीं करना है तो लाइक जरूर करते रहिएगा। अभी हम 66 लाइक्स पर हैं, हमें 150 लाइक के आसपास पहुंचना है अगले 3-4 खबरों में। चलिए जी, सीपीएस के खिलाफ तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाएगी। लेकिन उसी के साथ यहां पर फिर से अगर मुख्यमंत्री की बात करें, वो नाराज है अडानी ग्रुप से और उन्होंने कहा है कि भाई जो अडानी ग्रुप है वो यहां पर कंपनी जो सहयोग नहीं कर रही है उससे अंतिम फैसला उन्हें लेना पड़ सकता है। 15 दिसंबर से यह विवाद जारी है और इससे 35,000 से ज्यादा लोग परेशान हैं। यहां पर अडानी ग्रुप ने 2 सीमेंट फैक्ट्रियां जो अंबुजा और एसीसी के प्लांट पौने 2 महीने से बंद कर रखे हैं। उस वजह से ट्रक ऑपरेटर माल ढुलाई के किराए को लेकर विवाद चल रहा है। पिछले कल भी उन्होंने एक मशाल यात्रा भी निकाली थी और मशाल यात्रा में उन्होंने इवन प्रदेश सरकार और मोदी सरकार, सुक्खू सरकार और मोदी सरकार दोनों के खिलाफ जम के नारेबाजी की। दोपहर के समय पे फिर से चक्का जाम किया, गिरफ्तारियां भी दी। लेकिन उसी के साथ साथ यहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह से ट्रक ऑपरेटर्स के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जो है इसे सुलझाने का पुरजोर प्रयास कर रही है और उसी के साथ उद्योग मंत्री और इसी महकमे के सीपीएस कंपनी और ट्रक ऑपरेटर के बीच मीटिंग करवा चुके हैं। लेकिन ग्रुप जो अपनी बात पर अड़ा रहा है, इस वजह से बेनतीजा ये बैठकें जारी है। ऐसे में 3 फरवरी को अंतिम फैसला, यानी कि कल हमारे बीच में, क्षमा चाहेंगे आज हमारे बीच में अंतिम फैसला लिया जा सकता है। शुक्रवार को तीसरी बार ट्रक ऑपरेटर को मीटिंग के लिए बुलाया गया है और यानी कि आज और मुख्यमंत्री के साथ 2 बैठकें बेनतीजा रही। और आज जो सीएम ने ट्रक ऑपरेटर यूनियन से सुझाव मांगे थे, अब देखना है कि आज क्या ये आखिरी फैसला होता है। आर पार की बात होती है, कुछ देर में पता चल जाएगा, आज शाम तक पता चल जाएगा। आप सभी लोगों से फिर से अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं। अभी केवल हम 100 लाइक पर भी नहीं पहुंचे और 10 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है। यहां पर आप लोगों को यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि सभी सरकारी गाड़ियां जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल बन जाएंगी 1 साल के अंदर अंदर। यहां पर बड़ा बात पर आप लोगों को बता दें कि प्रदेश में अभी तक 110 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन यहां पर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 2025 तक हिमाचल को हरित राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा है और विद्युत जो वाहन है उनको प्रयोग पर बढ़ावा दिया जा रहा है और परिवहन विभाग जल्द पूरा इस तरह के जो इलेक्ट्रिकल वाहनों का प्रयोग शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए जो वाहन खरीद कर विभाग को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो यहां पर ये अब एक लक्ष्य रखा गया है कि एक सरकार में, एक साल में जितने भी सरकारी वाहन है वो सारे इलेक्ट्रिकल वाहन बन जाएंगे। क्या आप में से कभी किसी ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाया है? अगर चलाया है तो अपना अनुभव औरों के साथ साझा करें।
करे, क्योंकि सरकार इस ओर पे सभी लोगों को आने को कह रही है। और अच्छी बात है, जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन लोगों के बीच में कोई भी नई चीज आती है तो उसके लिए थोड़ा सा अंदर में एक प्रश्न रहता है। और किसी ने अगर आप लोगों में से इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाया और उसके बारे में जानते हैं तो लोगों को यहां पर अवगत भी करवाएं और अच्छे से अवगत करवाएं। आप स्ट्रीम को जरूर लाइक कीजिए। मैं लगातार ये बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग अभी तक 100 लाइक पर भी नहीं पहुंचे और हमें 200-300 लाइक पे खत्म होना चाहिए, तभी कुछ आगे वाले लोगों को यहां पर दिख पाता है। इसी के साथ रिश्वत मामले में फंसे पूर्व स्वास्थ्य निदेशक जो हमारे बीच में है, उन्होंने यहां पर आत्मसमर्पण किया है विजिलेंस के सामने। और डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जमानत याचिका दी थी, वो खारिज हुई और उन्होंने गुरुवार को विजिलेंस दफ्तर में आत्मसमर्पण कर दिया है। यहां पर कोरोना काल के दौरान आवश्यक एबीजी मशीन और अन्य सामग्रियों के खरीद फरोख्त में रिश्वत के मामले में वो फंसे थे और उन्होंने यहां पर दोनों जगह पर जमानत की याचिका लगाई थी, हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन अब वहां पर उनसे वो खारिज कर दी गई और इसी चक्कर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आत्मसमर्पण उन्होंने कर दिया। और उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां पर डॉक्टर गुप्ता को 4 फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया गया है। गुप्ता ने मशीन खरीद के लिए 4,25,000 रुपए की रिश्वत लेने का उनके ऊपर आरोप है और यह घोटाला पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश के सामने आया था। एक ऑडियो भी इस दौरान वायरल हुआ था, लेकिन चलिए अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होगा। फिर से कहूंगा, लाइक जरूर करते रहें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, 2-3 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। उसी के साथ राम सुभग शर्मा जी की भी बात यहां पर कर देते हैं। उनको यहां पर बिजली बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, जिन्हें ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अब उन्हें वहां से हटा दिया गया है। 31 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने उन्हें प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह को विशेष मुख्य सचिव नियुक्त किया था और अब वहां से हटाकर उन्हें ऊर्जा विभाग का जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बहुत जल्दी ये फैसले हो रहे हैं, एकदम एक्शन मोड पे सरकार है। क्यों है, क्या है और क्या चल रही है मंशा, सरकार जानती है, सुखविंदर सुक्खू जी जानते हैं। उसी के साथ उन्हीं का एक और फैसला है कि भाई जितने भी लोगों के ऊपर कोरोना काल में केस हुए थे वो वापस होंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मानवीय संवेदनाओं के साथ करुणा भाव से शासन करने एक अभिन्न अंग है और कोरोना महामारी से त्रस्त लोगों के नियमों का उल्लंघन करने के जो मामले दर्ज किए गए थे उन्हें सरकार वापस लेगी। और महामारी ने सभी को मजबूर कर दिया था और सामाजिक और पारिवारिक सरोकारों का निर्वहन में आपराधिक प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती, ऐसा उन्होंने कहा है। इसलिए जितने भी उस दौरान में मामले हुए थे और जितने भी इस तरह के मामले किसी पे हुए थे वो अब सारे सरकार वापस लेगी। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन मोड में दिख रही है। उन्होंने 4 प्रदेश कार्य समिति सदस्यों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें निष्कासित किया गया है और जो यहां पर प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता यहां पर सहन नहीं की जाएगी। इसमें आप लोगों को बता दें कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य टेकचंद चंदेल, आनी के अन्नू ठाकुर, इसी के साथ नालागढ़ से टेकचंद चंदेल, आनी से अन्नू ठाकुर, बालक राम ठाकुर बंजार से और महेंद्र ठाकुर आनी को विधानसभा चुनावों में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने की वजह से 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। किसी तरह की अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए 2-3 बड़े ग्रुप्स में और लाइक का बटन लगातार दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें। उसी के साथ सिविल CHC और PHC में 133 टेस्ट अब निशुल्क होंगे, यानी कि अब सरकारी अस्पताल में निशुल्क होने वाले टेस्टों की संख्या बढ़ा दी गई है, जो एक बढ़िया बात है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। बस उम्मीद यही है कि वो टेस्ट वहां पर अवेलेबल हो, कई तो टेस्ट वहां पे अवेलेबल ही नहीं होते। हम 113 शेयर्स पे हैं, 113 लाइक्स पे हैं। आप इस लाइक्स को बढ़ाकर 200 के पार पहुंचा दीजिए। वैसे मुश्किल ही लग रहा है अभी, क्योंकि आखिरी खबर बची है कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश के कारण अभी तक 202 सड़कें और 55 ट्रांसफार्मर अभी भी ठप पड़े हैं। आज भी कई जगह पर मौसम खराब रहने की उम्मीद है, इसलिए अपना ध्यान अवश्य रखें। और कहीं ऊंची जगहों पर हैं, अपर हिल्स में है और पर्यटक हैं आप अगर खासकर, तो जरूर ये ध्यान रखें कि भाई आपकी गाड़ी इधर उधर स्किड कर सकती है। किसी अच्छे आदमी के, जो हमारे यहाँ का लोकल आदमी है, उसकी मदद अवश्य लें, क्योंकि बिना उसकी मदद के शायद आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और अगर कोई आपका मुद्दा है तो 9882837038 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए, बेल आइकन दबा के फॉलो करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। देवियों और सज्जनों, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।